नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कपलिंग एंड टर्म सिंबल्स के बारे में। क्या होता है कपलिंग एंड टर्म सिंबल्स, इसको हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट्स पर होते हैं, जिसको हमने पहले की कक्षाओं में भी हमने समझा है कि स्टेशनरी स्टेट्स क्या होते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं, ये जो स्टेशनरी स्टेट है वो किसी भी एटम की इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी से हम नहीं समझ सकते, हम उनको ओवरऑल प्रॉपर्टी के थ्रू ही समझते हैं। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। उस इलेक्ट्रॉन में हम मौजूद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटा और टोटल एंगुलर मोमेंटा के द्वारा ही एक टर्म सिंबल्स बनाएंगे। उन टर्म सिंबल्स को हम लोग आगे के स्लाइड्स पे देखेंगे। और जो भी हम टर्म सिंबल बनाने वाले हैं, उन टर्म सिंबल में कुछ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स भी होंगे, अर्थात वो टर्म सिंबल जो बहुत ही कम एनर्जी रखता है। तो ये क्या होते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा एल के बारे में। द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा जो होता है वो किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा का वेक्टर सम होता है। अर्थात जैसे आप देख पा रहे हैं, जो कैपिटल एल वेक्टर है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा है, उन सभी का क्या होता है, वेक्टर सम होता है। ये एल की जो वैल्यू होती है हमेशा इंटीजर होती है। इस जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस होता है वह वेक्टर सम होता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर मौजूद उन सारे इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैपिटल एस जो वेक्टर है वो S1, S2, S3 का वेक्टर सम है। एस की जो वैल्यू होती है वह इंटीजर हो सकता है, हाफ एन ऑड इंटीजर भी हो सकता है। हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इवन है या फिर ऑड। टोटल एंगुलर मोमेंटा जे जो होता है वह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा और स्पिन एंगुलर मोमेंटा का सम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, J इज इक्वल टू एल प्लस एस। एल की वैल्यू जो होता है रूट एल एल प्लस वन एच कट, और एस की वैल्यू होती है रूट एस एस प्लस वन एच कट। तो इनका जो सम होता है J वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जो इसकी J की वैल्यू होती है एल प्लस माइनस एस होती है। जब हम इसको एल माइनस एस लिखते हैं तो हम इनको मॉड में लिखते हैं, क्योंकि J की वैल्यू को हम हमेशा प्लस में ही दिखाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कपलिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जनरली कपलिंग दो ही प्रकार के होते हैं, एक एल एस कपलिंग होता है और दूसरा जे कपलिंग। हम एल एस कपलिंग को आर एस स्कीम और रसेल सॉन्डर स्कीम भी कहते हैं। एल एस कपलिंग ही मुख्यतः सभी प्रकार के एटम में पाया जाता है, जे कपलिंग बहुत ही कम पाया जाता है। एल एस कपलिंग को स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी कहते हैं। कपलिंग की आवश्यक होता है किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटॉम से जोड़कर रखने के लिए हम कपलिंग स्कीम को समझते हैं। जैसे कि एल एस कपलिंग में J इज इक्वल टू होता है कैपिटल एल प्लस कैपिटल एस, जहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा है और यह स्पिन एंगुलर मोमेंटा है। तो ये जो कैपिटल एल अर्थात टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा होता है वह एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर मौजूद किसी भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा होता है, और एजोमेथल क्वांटम नंबर भी इसको आप कह सकते हैं। इन सब का क्या होता है, यह वेक्टर सम होता है। सिमिलरली जो स्पिन ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटा जो होता है वह क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर मौजूद इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन का क्या होता है, वेक्टर सम होता है। जैसा कि मैंने नीचे लिख रखा है, आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एल एस कपलिंग में यदि एल की वैल्यू एस से अगर बड़ी हो तो उस समय जो पॉसिबल वैल्यू होता है जे का वह इक्वल होता है 2s प्लस 1 के, और एल की वैल्यू यदि s से छोटी हो तो हम उस समय जो j की पॉसिबल वैल्यू होती है उसको 2l प्लस 1 के बराबर लिखते हैं। यदि कभी l की वैल्यू 0 हो जाए तो उस समय j की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू होती है, j इज इक्वल टू s। आइए अब बात करते हैं जे कपलिंग की। तो जे कपलिंग जो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि यह कुछ ही प्रकार के एटम्स में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन
और उसका ऑर्बिटल और उसका स्पिन जो एंगुलर मोमेंटा होता है उनका सम जो होता है वो J1 अर्थात टोटल एंगुलर मोमेंटा होता है। उसी प्रकार किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और स्पिन जो एंगुलर मोमेंटा होता है उसका सम क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटा क्या होता है, J2। अब J1 और J2 जब इन दोनों को कपल करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटा J बनता है, इसलिए इसको JJ कपलिंग भी कहते हैं। इसके लिए मैंने कुछ थ्योरी नीचे लिख रखी है जिसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक टर्म सिंबल्स के बारे में। किसी भी एटम्स का टर्म सिंबल्स हम 2s+1 L और J से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ 2s+1 स्पिन की मल्टीप्लिसिटी होती है, L जो होता है ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D, F, G, H एंड सो ऑन, और वहीं J जो होता है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटा होता है जिसकी वैल्यू L+S से लेकर L-S तक निर्धारित होती है, जहां L-S को हम मॉड में लेके रखेंगे। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड्स में ये टर्म सिंबल्स ऑफ बोरॉन हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि मैक्रो स्टेट्स जो पॉसिबल होते हैं बोरॉन के लिए, वहाँ क्या होता है 1s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर, 2p1, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं। तो हम यहाँ देखते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को हम कुछ तरह से इस ऑर्बिटल में दिखाएं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और p में सिर्फ 1 है तो यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो हम यहाँ देखते हैं जो आखिरी टर्म होता है, आखिरी टर्म क्या है आपके पास p1, तो यहाँ p की वैल्यू के लिए हम क्या देखते हैं, l का मान कितना होता है 1 होता है, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं ml की वैल्यू से। जहाँ देखेंगे सिर्फ एक प्रेजेंट है तो ml की वैल्यू क्या है, यहाँ -1 आनी चाहिए। अगर ये -1 है तो यहाँ l की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, क्योंकि l जो होता है मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है ml का, उसका मॉड क्या होता है, सम होता है। और वहीं बात करें स्पिन, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी हो जाएगी, हाफ होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही स्पिन क्या होगी, हाफ होगी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी तो उनका क्या होते जाएगा, सम होते जाएगा। वहीं जब हम मल्टीप्लिसिटी निकालने वाले हैं तो 2s+1 पे देखेंगे, यहाँ s की वैल्यू क्या है, हाफ रख देंगे, तो मल्टीप्लिसिटी हमको क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। सो यहाँ जो टर्म मिला है वो p है, मल्टीप्लिसिटी क्या है 2, तो जो टर्म सिंबल्स आने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, 2p होने वाला है। अभी यहाँ क्या बाकी है, j की वैल्यू बाकी है, तो j की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो L+S और L-S में हम देखने वाले हैं। तो L+S करेंगे अर्थात हाफ +1 करेंगे तो 3/2, और वहीं क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो टर्म सिंबल्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, 2p 3/2 और 2p 1/2 होने वाला है। तो अगले स्लाइड्स में हम समझते हैं कि इसको और हम कैसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी क्या निकाला, एटॉमिक टर्म सिंबल निकाला, उन टर्म सिंबल्स पे बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनमें से कोई एक ही टर्म क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म्स, अर्थात उस एटम का ग्राउंड स्टेट को कंटेन करके रखेगा। उस जो टर्म सिंबल्स होगा उसके पास क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। तो वही हम बात करें, ग्राउंड स्टेट एटम वही होता है जो क्या करता है, मिनिमम एनर्जी रखता है, जो जिसको ना ही लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही हायर ऑर्बिट पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल होता है। तो हमको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको चेक करने पड़ेगा हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी। जैसे ये हमने रैंडम कोई ऑर्डर ले रखा है, जैसे 1s0, 1d2, 3p0, 3p1, 3p2, इसमें से हमको देखना है कि वो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहला केस क्या है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, हमको सबसे पहले हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी चेक करना होगा। तो यहाँ हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ तो 3 वाले बहुत सारे हैं, तो हम देखते हैं क्या है, हमको देखना चेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L। यहाँ L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ L की मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी वाले में P ही है, क्योंकि P भी सेम है, P के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू L होने वाला है 1 1 सबके लिए सेम है, तो यहाँ भी बात नहीं बनी। तो अब हम देखते हैं चेक वैल्यू ऑफ J। जब इस तरह से सारे केसेस फाइंड आउट हो जाती हैं, वहाँ हमको देखना पड़ता है मिनिमम वैल्यू ऑफ J। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ J क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होने वाला है। लेकिन ये जो हमने कहा J की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये हमेशा एक समान नहीं होती है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, बदलती रहती है। कभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ J होती है, कभी मिनिमम वैल्यू ऑफ J होती है। अब ये कब होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट टर्म की रूल्स के बारे में। तो जैसे हमने
पिछले स्लाइड में इन दोनों के बारे में बात कर ही लिया है कि हमको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करना है, तो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी की ओर जाते हैं। अब हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी हमको हाईएस्ट एस वैल्यू से ही मिल सकता है, और जब कभी हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी भी सेम हो जाए, एल की वैल्यू भी सेम हो जाए, तब जे की वैल्यू ही ग्राउंड टर्म क्या करती है, डिसाइड करती है। अगर हम इस तरह से कोई एक केस ले ले, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आखिरी टर्म जो था वो 3d4 है। यहाँ आप अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखें तो ये क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है। कैसा फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है। यहाँ तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ क्या करेगा, जब लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो लोएस्ट जे टर्म जो होगा, लोएस्ट जे टर्म जो होगा वो क्या निर्धारित करता है, आपके ग्राउंड स्टेट टर्म को निर्धारित करता है। वहीं अभी देखो यहाँ क्या हो गया, ये मोर देन हाफ फील्ड का केस है 3d6 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा हाईएस्ट जे वैल्यू क्या करेगा, आपका ग्राउंड टर्म निर्धारित करेगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर क्या हो जाए, आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाए इस तरह से, यहाँ देख रहे हैं आप फील्ड कैसा है, एग्जैक्टली है, यहाँ ना लेस देन है ना मोर देन है। और तो जब लेस देन और मोर देन वाला जब केस आता है उस समय एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये एल की वैल्यू जीरो कैसे हो जाती है, जब एल की वैल्यू जीरो है, अर्थात एम एल की वैल्यू जीरो होने से एल की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ जे की वैल्यू होती है वो सिर्फ एस से निर्धारित होती है। तो हम क्या देखते हैं, जो हम कैसे निकाल सकते हैं जे, ये होता है n इंटू हाफ। यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 5/2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म को। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक Cr क्रोमियम जो है, यहाँ 24 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रखी है। तो यहाँ इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका यूज़ नहीं होता है ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए। ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए या फिर हमको टर्म सिंबल्स निकालने के लिए सिर्फ आखिरी वाले टर्म्स की हमको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ d है तो d के लिए पॉसिबल ऑर्बिट्स कितने बनाने पड़ेंगे, 5, ठीक है। अब हमको 5 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 4 भरने, तो 1 2 3 4 इस तरह से भर जाएंगे। तो ये ml की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और क्या हो जाएगा +2। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इनको ऐड कर लेंगे सबको, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 आया। तो ये L जो होता है वो क्या होता है, मॉड सम होता है ml का। तो यहाँ L की वैल्यू क्या आई 2, तो L = 2 क्या बताता है, ये D को बताता है। ये आपका जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, D ऑर्बिट होगा। तो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्पिन मैग्नेटिक नंबर ms निकालना पड़ेगा, जो मॉड सम होगा s के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो हाफ हाफ हाफ, ये देखो हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, हाफ ही तो है, तो 4 हाफ को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, 2s + 1, यहाँ s की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। तो जो यहाँ मल्टीप्लिसिटी निकल के आई है वो कितनी आई है, 5 आई है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि टर्म सिंबल्स में मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई है, 5 आ गई है, हमारा जो ऑर्बिट आ गया है D आ गया है। नौ J की वैल्यू क्या होने वाली है, J की वैल्यू होती है L + S से लेकर L - S तक। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, L + यहाँ हो जाएगा S, ये हो जाएगा 4 हो गया, और इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनके बीच में और भी वैल्यूज आ सकती हैं जिसको 3 2 1 हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो टर्म सिंबल बन के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 5D, इसके बाद क्या हो जाएगा 4 3 2 1 0। ये सारे उसके पॉसिबल टर्म सिंबल्स होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट टर्म जो लोएस्ट एनर्जी लेके रखेगा। तो वो टर्म क्या होगा, तो वो क्या होगा, लेस देन हाफ फील्ड है। तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए हम लोग अभी बात कर चुके हैं लोएस्ट जे वैल्यू। तो इनमें लोएस्ट जे वैल्यू क्या है, 0। तो 5D0 जो टर्म होगा वो क्या बना के देगा, आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बना के देगा, ठीक है। तो ये जो हम बात करने वाले हैं अगले एग्जाम्पल्स पे, सपोज करो कोई एक और एटम होगा जिसका आखिरी में जो टर्म होने वाला है कन्फिग्रेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वो 3d6। तो 3d6 क्या बनाएगा, ये बनाएगा मोर देन हाफ फील्ड। मोर देन हाफ फील्ड के लिए हम देखें तो ये क्या है, सारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ml है। इन सबको अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -2 इनका मॉड क्या हो जाएगा, 2 दे देगा। L = 2 मतलब D ऑर्बिट। नाउ अगेन हम बात करते हैं मैग्नेटिक के बाद हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, ms की। तो ms के लिए यहाँ देखो एक पॉजिटिव स्पिन है, एक नेगेटिव स्पिन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच गए कितने, 4 स्पिन।
इन सबको जोड़ेंगे हाफ 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 को, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस 2 को यहाँ पुट करने से, s की वैल्यू पुट करने से मल्टीप्लिसिटी जो निकल के आ रही है 5 आ रही है। सो टर्म क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लिसिटी 5, टर्म क्या हो गया d, तो ये 5d हमारा टर्म बन रहा है। j की वैल्यू देख लेते हैं, j की वैल्यू l प्लस एस से l माइनस एस तक, अगेन फिर से वही क्या होने वाली है 2 प्लस 2 हो जाएगी 4, अगेन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो j की पॉसिबल वैल्यूज क्या है 4 3 2 1 0। अगेन जो इस टर्म के लिए पॉसिबल टर्म आने वाला है 5d के बाद क्या आने वाला है 4 3 2 1 0, वो सारे पॉसिबल टर्म होंगे उसके। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि मोर देन हाफ फील्ड के लिए हाईएस्ट जे वैल्यू क्या करता है, आपका ग्राउंड स्टेट टर्म डिसाइड करता है। तो यहाँ हाईएस्ट जे वैल्यू क्या है 4, तो 5d4 जो होगा वो इस कन्फिग्रेशन के लिए क्या बना जाएगा, हमारा ग्राउंड टर्म बनाएगा। और बाकी के टर्म सिंबल्स क्या होंगे 5d3 5d2 5d1 और 5d0, वो बाकी के क्या होंगे टर्म्स होंगे। तो हमारा यहाँ ग्राउंड टर्म क्या है अभी फिलहाल 5d4 है। आखिरी एग्जांपल देखने वाले हैं एग्जैक्टली हाफ फील्ड के लिए। एग्जैक्टली हाफ फील्ड में क्या होगा ये देखते हैं। जैसे कोई कन्फिग्रेशन होगा जिसका आखिरी टर्म क्या है 3d5 है, तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्टली फील्ड है। तो हम कभी भी इस d की वैल्यू को देख के या s की वैल्यू या p की वैल्यू को देख के l की वैल्यू कभी डिसाइड नहीं करेंगे। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं l की वैल्यू, हमेशा ml से डिसाइड करते हैं। मैग्नेटिक जो हमारा क्वांटम नंबर है, तो ये क्या होता है इन सब का सम होगा। तो इनका सम क्या होने वाला है -2 -1 0 1 2, इसका सम क्या हो जाएगा 0। तो L जो होता है ml का मॉड सम होता है, तो L की वैल्यू 0, देन यहाँ क्या हो जाएगा s। तो इस बार जो टर्म आने वाला है वो s का टर्म आने वाला है, ना कि d का टर्म। तो हम देखते हैं ms क्या होने वाला है। ms यहाँ देखो जो स्पिन है, सबकी स्पिन हाफ है, तो यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल स्पिन क्या आ गई 5/2 हो गई। और मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई 2s + 1, तो s की वैल्यू 5/2, तो टोटल कितना हो गया मल्टीप्लिसिटी 6 हो गया। तो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, इस बार जो टर्म आएगा वो 6d नहीं, 6 क्या होने वाला है s, 6s होगा। तो इसके लिए जो j वैल्यू होने वाली है वो क्या होगी, क्योंकि l की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ सिर्फ s की वैल्यू ही j के बराबर होगी। या j की वैल्यू क्या किसके बराबर हो सकती है, कह सकते हैं s के बराबर। तो हम यहाँ क्या फॉर्मूला देख रहे थे इसके लिए, n × हाफ, या n की वैल्यू क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5/2 ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर ms की वैल्यू या s की वैल्यू ही j के बराबर है। तो यहाँ सिर्फ एक ही टर्म भी पॉसिबल होगा और वही हमारा क्या होगा ग्राउंड स्टेट टर्म भी होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।